धूप निकल गई है ना। हाँ जी, लोहड़ी भी है आज, ठीक है। बेस्ट विशेस आप सब लोगों को। हाँ जी। बट हमारे यहाँ इतना क्रेज नहीं है इस त्योहार का, है ना, जितना, हाँ जी, जितना नॉर्थ हरियाणा की साइड है, पंजाब। हाँ हाँ। हाँ जी, अपने यहाँ तो वो जो संक्रांत होती है, राम राम, उसका क्रेज है ज्यादा। तो आज की क्लास बच्चों बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक नंबर बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। आज की क्लास से आपके पेपर के अंदर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पक्के मान के आपके चलो, इतनी जरूरी ये क्लास है। आज हम करेंगे क्या, ड्राफ्ट में बोर्ड पे बना रही हूँ। सबसे पहला हम देखेंगे सारे विधेयक, ठीक है जी। सारे विधेयकों के अंदर पहला धन विधेयक, दूसरा वित्त विधेयक, तीसरा साधारण विधेयक, चौथा संविधान संशोधन विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। नंबर 1 पार्ट तो अपनी क्लास का ये होगा। दूसरे पार्ट में हम आज डिस्कस करेंगे सारी संसदीय समितियां, और संसदीय समितियों से क्वेश्चन हर बार आता है, और अगर अच्छे लेवल का आपका पेपर बनेगा, ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन सारी समितियां देख लेंगे, A to Z स्टडी समितियों की, ताकि समितियों से आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो आज की क्लास लगाने के बाद, ठीक है। और पहले हम क्या देखेंगे, सारे बिल जो होते हैं, विधेयक जो होते हैं, ठीक है। तो आपने दोनों हेडिंग हम श्योर डालनी होंगी, ठीक है। तो क्लास के पहले पार्ट को अपन स्टार्ट करें यहीं से। सबसे पहले विधेयक क्या होते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं विद इन 1 मिनट। देखिए, अपने यहाँ क्या होता है, हिंदी की अगर हम हिंदी के अंदर अगर बात करें तो एक होता है विधेयक, ठीक है जी। ये सदन में लाया जाता है, इसके ऊपर काम होता है, चर्चा होती है, वाद विवाद होता है, बहस होती है, और उस डिबेट के बाद जब वो बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है, फिर वो जाता है हमारे राष्ट्रपति महोदय जी के पास, और जब राष्ट्रपति इसके ऊपर साइन कर देते हैं तो विधेयक क्या बन जाता है, कानून, ठीक है। एक एक चीज इस क्लास की आज नोट करने की है ना। कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि ये नोट करने वाली बात है, नहीं है, कि आपको सारा डेटा नोट्स आपके बनाने बिल्कुल सुंदर सुंदर, क्लीन क्लीन। ये हिंदी की बात है। अगर इंग्लिश की हम बात करें, ठीक है, इंग्लिश की हम बात करें तो हमारे पास क्या है, एक होता है बिल, ठीक है, और ये बिल वैसे ही पास होके क्या बन जाता है, एक्ट, समझ गए। तो हिंदी में पास होने से पहले के जो प्रस्ताव हैं उनको अपन बोलते हैं जी विधेयक, और इंग्लिश में बिल बनने के पहले के जो आपके प्रस्ताव हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, बिल। हाँ, एक्ट बनने से पहले क्या बोलते हैं, बिल, समझ गए आप। तो विधेयक प्रस्ताव यानी कि विधेयक कानून बनता है, और बिल हमारे एक्ट बनते हैं। क्या इतनी बातें आपकी समझ में आ गई, ठीक है। कोई भी बिल हमारे यहाँ, जब कोई भी प्रस्ताव संसद के अंदर लाया जाता है तो वो 3 चरणों से गुजरता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वाचन, इसको आप स्टेज भी बोल सकते हो। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, ठीक है। प्रथम वाचन के अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ बिल जो क्या है वो आपका ये पेश होता है, ठीक है। जो सारी की चर्चा है, सारी की सारी चर्चा, डिबेट, डिस्कशन, फिर आखिर में वोटिंग, ये आपकी दूसरे वाचन के अंदर या दूसरे चरण के अंदर होती है, और तीसरे चरण में फाइनली वो बिल पास हो जाता है राष्ट्रपति के साइन के बाद। तो ये होती है कोई भी बिल संसद के अंदर पारित होने की प्रोसेस। जब हम बजट करेंगे, एक क्लास में सेपरेट बजट के ऊपर लेके आऊंगी, जिसमें A to Z हम बजट का डेटा करेंगे, ठीक है। बजट सेशन हमारा शुरू हो गया है, ये भी लिख लीजिए, करंट की इंफॉर्मेशन है, कल मैंने सोर्स डाली थी इस YT पे, ठीक है। तो 28 जनवरी से लेके और हमारा 2 अप्रैल तक बजट सत्र चलेगा भारतीय संसद का, ठीक है। 3 सेशन होते हैं ना हमारे, उनमें सबसे लंबा सेशन जो होता है वो बजट सत्र होता है, साल का पहला होता है एक तो, ठीक है, समझ गए। तो सबसे लंबा होता है, 28 जनवरी से हमारा शुरू हो जाएगा, 2 अप्रैल तक चलेगा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नोट डाउन कर लीजिए। 28 तारीख को सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति जी की अभिभाषण के साथ अंडर आर्टिकल 86, ठीक है, इस नए नए सत्र की शुरुआत होगी, ठीक है। अंडर आर्टिकल 86 28 जनवरी को क्या होगा, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण,
और अभिभाषण के ऊपर अपन ने बात कर ली है, ठीक है। और 29 जनवरी को फिर हमारा जो क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। जो स्टॉक मार्केट होती है, निफ्टी, सेंसेक्स, जो शेयर बाजार होता है, इसमें आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण जो आपका 29 जनवरी को क्या होगा, पेश होगा, इसकी बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। ये एक डेटा होता है कि आने वाले साल में इंडिया का जो ग्रोथ है इकोनॉमिकली वो कैसे अप डाउन कर सकती है। तो एक सर्वेक्षण होता है, सर्वे होता है, ये हमारा आएगा 29 तारीख को जनवरी के अंदर। फाइनली 1 फेब को हमारा बजट पेश हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये थे हमारे बजट सत्र के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन, ठीक। अब हम बात करेंगे एक एक करके सारे विधेयकों के ऊपर, ठीक है। धन बिल समझ गए, आपका मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल का मतलब साधारण विधेयक, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए कि ये जो कंफ्यूजन है हमारे दिमाग के अंदर सदा सदा का, वो खत्म हो जाएगा आज, कि भैया धन बिल क्या होता है और मनी बिल क्या होता है, ठीक है। हेडिंग डालो, धन बिल क्या होते हैं, धन बिल क्या होते हैं। देखिए ये है आपका प्यारा सा भिवानी, ठीक है, और ये है पूरा हरियाणा, समझ गए, ड्रॉ करिए इस वेन डायग्राम को। तो सारी भिवानी हरियाणा है कि नहीं है, लेकिन सारा हरियाणा भिवानी नहीं है, ये बात मानते हो आप लोग, मानते हो कि नहीं मानते हो। सारी हमारी भिवानी है वो हरियाणा है, बिल्कुल है जी, लेकिन क्या सारा हरियाणा भिवानी है, नहीं ना। हाँ, तो यही रिश्ता होता है सेम हमारा वित्त विधेयक के बीच में जी, और हमारा क्या, धन विधेयक के बीच में, ठीक है, समझ गए। अब आर्टिकल लिखिए, 2 इंपोर्टेंट आर्टिकल देखिए, एक हमारा है आर्टिकल 110 और एक हमारा है आर्टिकल 117, ठीक है। तो आर्टिकल 110 के अंदर टोटल 7 टॉपिक हैं, 7 विषय, ठीक है। अंडर आर्टिकल 1010 नहीं, अंडर आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 के अनुसार, ठीक है, जो 7 विषय है कुल, उनको हम बोलेंगे सिर्फ धन विधेयक, बाकी के सारे हो जाएंगे वित्त विधेयक, ठीक है। देखिए धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों का लेना देना पैसों संबंधी होता है, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। लेकिन सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, ये इसी वेन डायग्राम की बात है, ठीक है। धन विधेयक केवल ये 7 टॉपिक होंगे जो आर्टिकल 110 में लिखे गए हैं, ठीक है। हमको बहुत कंफ्यूजन होता है कि धन बिल कौन सा है और हमारा वित्त विधेयक कौन सा है, तो आप ध्यान से सुनिए, बिल्कुल कंसंट्रेट होके कि धन विधेयक के अंदर कौन से टॉपिक आते हैं। देखिए जब बात हो भारत की संचित निधि की, ठीक है, अंडर आर्टिकल 266 2 निधियां हैं हमारे पास, निधियां मतलब खजाने एक किस्म से, ठीक है। संचित निधि लिखो लिखो, संचित निधि आर्टिकल 266 और आकस्मिक निधि अंडर आर्टिकल 267। आकस्मिक निधि तो होती है जी आपातकालीन समय के लिए, मान लो एकदम से हमको पैसे की जरूरत पड़ गई, नीड बिल्कुल एकदम से, जैसे हमारे घर में भी होता है ना, तो मम्मियां हमारी क्या होती हैं, आकस्मिक निधि होती हैं, किसी के पास कुछ ना मिले मम्मी के पास कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वो जो हमारी मम्मी है वो राष्ट्रपति महोदय जी है, ठीक है। आकस्मिक निधि के ऊपर जितना भी कंट्रोल होता है पैसा निकाल के देने का, वो राष्ट्रपति जी के हाथ में होता है, और ये तभी यूज होती है जब नॉर्मल कंडीशन नहीं हो। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जितना भी पैसे का लेना देना होता है, जो हमारे वेतन और भत्ते होते हैं दूसरी अनुसूची के तहत, ठीक है, वो आप किसी संचित निधि से भरे जाते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सीजीआई, कैग, इन सब के वेतन और भत्ते, ठीक है। तो अगर बात संचित निधि की हो, ठीक है, अगर बात हो कोई नया टैक्स लगाना, टैक्स मतलब कर, कोई नया कर लगाना हो या टैक्स लगाना हो, ठीक है, या फिर कोई टैक्स हटाना हो, 2 बात, या फिर टैक्स के अंदर बदलाव करने हो, चेंजमेंट करने हो, ऐड करना हो, ठीक है, कोई भी नया कर लगाना हो या फिर कोई भी कर हटाना हो, या फिर किसी भी वर्तमान कर के अंदर कुछ बदलाव अमेंडमेंट करने हो, ठीक है, समझ गए,
दो बात। तीसरी बात, भारत की जो सरकार है, ठीक है, भारत की जो सरकार है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, अगर वो पैसे को कहीं से भी उधार लेती है प्लस उसका ऋण देती है, ठीक है, ब्याज जिसको बोलते हैं, ये सारे मामले जी धन विधेयक के होते हैं बस। ठीक है, देखिए, भारत की आकस्मिक निधि को छोड़ दो, भारत की संचित निधि से कोई पैसा निकालना एक बात, कोई नया कर लगाना, नए कर के अंदर बदलाव करना या उस कर को हटाना दो बात। तीसरा, भारत की सरकार अगर कहीं से उधार लेगी एक बात, अगर ऋण देगी, ब्याज देगी, तो वो सारे जितने भी आपके मामले हैं, जो वो बिल हैं, वो सारे हमारे मनी बिल के अंडर कंसीडर होते हैं। समझ गए? तो इन्हीं 7 टॉपिक को, सिर्फ इन्हीं 7 टॉपिक को हम क्या बोलेंगे जी, धन विधेयक। बस इनको छोड़ के जो भी चीजें बच गई और जिनमें पैसों का लेन देन है, वो सारे क्या हो जाएंगे आपके वित्त विधेयक। क्या क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते। ठीक है, हम धन विधेयक बोलेंगे सिर्फ संचित निधि में पैसा निकालना या लेन देन, या फिर कोई कर लगाना या कोई कर हटाना या किसी वर्तमान कर के अंदर बदलाव, या फिर भारत की सरकार जब ऋण देती है, भाई हमने कहीं से कर्जा लिया है तो उसको ब्याज तो देना पड़ेगा ना, वो वाला मामला, और हम कहीं से उधार उठा रहे हैं वो, सिर्फ यही जो आपके मामले हैं यही धन विधेयक के अंदर गिने जाते हैं जी। बस इन सब को छोड़ के जो भी पैसे के लेन देन संबंधी भारत की सरकार की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी काम हैं, वो सारे वित्त विधेयक के अंदर आएंगे जी। ठीक है, आखिर में फिर से कहूंगी, पूरी भिवानी हरियाणा है लेकिन पूरा हरियाणा भिवानी नहीं है। ठीक है, ये था धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में सारी बातें। ठीक है, एक बात इतना समझ में आ गया आपको? अब लिखो जी वित्त विधेयक कौन से हैं फिर। ठीक है, व्हाट इज फाइनेंस बिल, किसको हम वित्त विधेयक कहेंगे। देखिए जी, अगर हम बात करें वित्त विधेयक की तो थोड़ी सी कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच में। ठीक है, ये मैंने बोर्ड के कर दिए 2 पार्ट, यहां मैंने डाल दिया मनी बिल, यहां मैंने डाल दिया फाइनेंस बिल। ठीक है, यानी कि धन विधेयक और आपका वित्त विधेयक। देखिए, वित्त विधेयक आपका आता है आर्टिकल 117, धन विधेयक आपका आता है आर्टिकल 110। ठीक है, और जो आपका धन विधेयक है उसके ऊपर अंतिम निर्णय हमारा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये अंतर मैं आपको लिखवा रही हूं। ठीक है, यानी कि जो लोकसभा का चेयरमैन है उसका निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है इस मामले में कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। समझ रहे हो? लेकिन वित्त विधेयक के मामले में ऐसी कोई जो क्या वो शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं है। ठीक है, जो हमारा धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के आधार पर पेश किया जाता है। समझ गए? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हम जो क्या है वो धन विधेयक को पेश करते हैं। ठीक है, लेकिन वित्त विधेयक के मामले में ऐसी कोई भी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है जी, धन विधेयक केवल हमारा लोकसभा के अंदर पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में जी हम पेश कर सकते हैं, बट वित्त विधेयक के मामले में ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है। वित्त विधेयक को दोनों में से किसी भी सदन में जो क्या है वो स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए? हाँ जी, तो धन विधेयक के बारे में एक चीज और लिखेंगे, पेन की थिकनेस थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते हैं, ज्यादा ही हो गया आई थिंक। ठीक है, और नंबर 4 पॉइंट, ठीक है, नहीं 5 पॉइंट, 5वां पॉइंट है ये। 5वां पॉइंट ये है कि धन विधेयक जो हमारा होता है उसको जी राष्ट्रपति क्या पुनर्लौटा नहीं सकता।
ठीक है, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्लौटा नहीं सकता, ठीक है, लेकिन वित्त विधेयक को लौटा सकता है। समझ गए? धन विधेयक को राष्ट्रपति जी वापस नहीं भेज सकते अपनी वीटो पावर का यूज करते हुए, लेकिन वित्त विधेयक को भेज सकते हैं। अब एक बात बताओ, धन विधेयक पहले ही राष्ट्रपति जी की अनुमति से पेश हो रहा है तो उसको दोबारा वापस भेजने की क्या बात है? कोई तुक नहीं बनता ना इसमें। भाई आपसे पूछ के वो काम किया गया है और जब वो काम हो रहा है तो आप ही उसको मना कर दोगे? नहीं ना, थोड़ा सा लॉजिक है, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति जी की पुनर्नुमति से ही पेश किया जाता है संसद में, तो राष्ट्रपति के पास उसको वापस भेजने की या वीटो करने की कोई भी पावर नहीं होती। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, उसके बाद धन विधेयक के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई ज्वाइंट सीटिंग, संयुक्त अधिवेशन अंडर आर्टिकल 108 का प्रावधान नहीं है। समझ गए? मनी बिल के ऊपर किसी भी तरीके की ज्वाइंट सीटिंग या संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, ठीक है। मनी बिल के मामले में कोई भी संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत, है ना, इसका कोई भी प्रावधान नहीं है। समझ गए? ठीक है, अब 2 मिनट में वापिस से रिवाइज करते हैं। देखिए बच्चों, धन विधेयक को राष्ट्रपति जी की पुनःस्तुति से ही जो क्या है वो सदन के अंदर हम पेश करते हैं, पहली बात। दूसरा, सिर्फ लोकसभा के अंदर ही पेश किया जा सकता है आपका धन बिल, ठीक है। तीसरा, राष्ट्रपति जी इसको वापस नहीं भेज सकते, ठीक है। चौथा, ये आर्टिकल 110 में आता है, ठीक है। पांचवा, इसके अंदर कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान है ही नहीं। समझ गए? तो ये थे हमारे धन बिल और वित्त विधेयक के बीच के अंतर। वित्त विधेयक को एक सामान्य विधेयक की तरह ही उसको जो क्या है वो उसके साथ हैंडल हम उसको करते, ठीक है। वित्त विधेयक को एक सामान्य विधेयक की तरह ही डील किया जाता है। समझ गए? वित्त विधेयक को वापिस ही भेज सकता है राष्ट्रपति, वित्त विधेयक के ऊपर ज्वाइंट सीटिंग भी हो सकती है, और वित्त विधेयक आपका राज्यसभा लोकसभा किसी में भी पेश हो सकता है। वित्त विधेयक आपका आर्टिकल 117 में है, उसके 2 पार्ट हैं, 1171 यानी कि 117(1) और 117(2), ठीक है। समझ गए? 110 के अंदर सिर्फ हमारे पास 7 टॉपिक हैं जिनको हम धन बिल बोलते हैं। तो ये थी मनी बिल और फाइनेंस बिल के ऊपर छोटी सी डिस्कशन। आप लोगों ने सारे पॉइंट नोट कर लिए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, उम्मीद ही कर सकती हूँ तुमसे, ठीक है, क्योंकि तुम श्योरिटी तो किसी बात की देते ही नहीं, ठीक है। तो अभी आप हेडिंग डालो नई, क्या लिखिए? संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तीसरे टाइप का हमारा बिल है ये, संविधान संशोधन विधेयक। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे बाद में आए हैं, तो क्या करो, इस वीडियो को रिकॉर्डेड पड़ेगी, उसमें से देख लेना, ठीक है। इतना प्रमोशन तो चलता ही है, ठीक है, बाद में देख लेना उसको। तो संविधान संशोधन विधेयक देखिए, आर्टिकल 368, दक्षिण अफ्रीका, रट लीजिए, मुझको भी रटा हुआ है, भाग नंबर 20, 3 तरीके। पहला, सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत। दूसरा, विशेष बहुमत यानी कि हमारा 2/3 बहुमत। तीसरा, 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की सहमति, ठीक है। जैसे इस टाइम पे हमारे 28 राज्य हैं, है कि नहीं, तो हमको जो क्या है वो क्या चाहिए, 15 राज्यों की अनुमति, ठीक है, ठीक है। समझ गए? 3 तरीके हैं संविधान संशोधन करने के भारत के संविधान में, ठीक है। अब संविधान संशोधन जो विधेयक है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा क्या स्पेशल उनको डील किया गया है भारत के संविधान में, ठीक है, क्योंकि संविधान को लिखना एक अलग बात थी और संविधान के अंदर संशोधन करना एक बिल्कुल अलग बात है, ठीक है। भारत का संविधान, हमारी संविधान सभा ने पता नहीं क्या क्या अरमान सपने देख के बनाया होगा, और जो क्या है कोई पार्टी आएगी और उसको बदल के चली जाएगी, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए संविधान संशोधन के मामले पे सदन के अंदर दोनों
हमारे हाउसेज, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों को बिल्कुल इक्वल पावर है, जो क्या है समान शक्ति है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में किसी भी सदन को कोई भी एक्स्ट्रा पावर नहीं है, दोनों सदनों को बिल्कुल समान शक्तियां हैं। 3 तरीके हैं, भाग नंबर 20 है, आर्टिकल 368 है। ठीक है, पहला तो वो तरीका है कि जिसके अंदर हम संसद के सिर्फ साधारण बहुमत से चीजों को अमेंड कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी राज्य का नाम बदलना, उसकी सीमा बदलना, 2 राज्यों का 1 राज्य बना देना, या 1 राज्य के 4 राज्य बना देना। ठीक है, ऐसी बातें, या नागरिकता के ऊपर कोई भी संसद अगर कानून बनाती है तो ये क्या क्या होंगी, ये सामान्य बहुमत से परिवर्तित। दूसरा तरीका, ठीक है, विशेष बहुमत, यानी कि 2/3 बहुमत जहां पे लगेगा। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति जी के चुनाव की प्रक्रिया। ठीक है, समझ गए? हाँ। और तीसरा तरीका, जो भारत के संघात्मक ढांचे के अंदर ही कोई बदलाव करना हो, वो सारी बातें। और दूसरा, ऐसी बातें जिनका प्रभाव ना सिर्फ केंद्र के ऊपर बल्कि राज्यों के ऊपर भी पड़ रहा हो। ठीक है, ऐसे प्रस्ताव या ऐसे बदलाव जिनसे पूरे भारत के अंदर जितने भी स्टेट हैं, इकाइयां हैं, वो भी प्रभावित हो रही हो, तो ऐसे में हम उनको भी ऐड कर लेते हैं। यह है तीसरा तरीका। मान लो कोई आ जाए कि हम तो जी भारत की संघात्मक शासन प्रणाली में ही बदलाव करेंगे, जो कि वैसे तो नहीं हो सकता क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल कोई आ जाए कि हम तो जी संसदात्मक शासन प्रणाली को हटा के और अमेरिका की तरह क्या क्या लागू करेंगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर ऐसे बिल हैं, जैसे हमारा जीएसटी था, जीएसटी जो 2017 के अंदर पारित हुआ। ठीक है, आपका 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, 101वां संवैधानिक संशोधन था। जीएसटी का प्रभाव जो है, कर का जो मामला है, ये खाली केंद्र सरकार का मामला नहीं है बल्कि देशव्यापी मुद्दा है, टैक्स जिसको बोलेंगे। ठीक है, तो उसमें हमको क्या लेना पड़ा, आपकी जितने भी विधानसभाएं हैं, देखिए अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम आपके पास होनी चाहिए आधे से अधिक। जैसे हमारे इस टाइम 28 स्टेट हैं, तो 15 राज्यों की विधानसभाओं की हमारे पास सहमति तो होनी ही होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, वो तो किसी पार्टी की बहुमत के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो आपको 20 राज्य भी मिल सकते हैं, आपको 25 भी मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारे पास आधे से एक अधिक राज्यों की क्या होनी चाहिए, आम सहमति। ठीक है, तो 3 तरीके होते हैं ये संविधान संशोधन करने के, और इनको क्या बोलेंगे, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, चौथा तरीका क्या है, चौथा विधेयक कौन सा है, वो कौन सा बच गया हमारे पास, साधारण विधेयक। देखिए इसके अंदर क्या आएगा, लिखो, धन बिल, फाइनेंस बिल, या फिर धन विधेयक, वित्त विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ के जो भी चीजें बच गई वो सारी सामान्य विधेयक के अंदर ऐड मानी जाती। धन बिल, धन विधेयक, वित्त विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक, इन तीनों को छोड़ के जो भी टॉपिक हमारे पास बच गए वो सारे साधारण विधेयक माने जाएंगे। ठीक है, मेनली इसके अंदर क्या होता है, जो भी सामान्य कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जैसे हमारी संसद चलती है तो बहुत सारे बिल पास होते हैं। अब हर बिल मनी बिल नहीं होता, और ना ही हर बिल फाइनेंस बिल होता है, ना ही कोई संशोधन होता है। तो जितने भी डे टू डे के पॉलिसी मेकिंग के जो काम होते हैं, कानून बनाने के जो काम होते हैं, ठीक है, वो सारे सामान्य विधेयक होते हैं। ठीक है, मतलब जो भी चीजें हैं नॉर्मल लॉ मेकिंग प्रोसेस की, उसको हम साधारण विधेयक या ऑर्डिनरी बिल के अंडर काउंट करते हैं। समझ गए? तो ये थे हमारे आज के सारे 4 महत्वपूर्ण बिल और क्लास का पहला पार्ट। अभी हम देखेंगे क्या, हमारी संसदीय समितियां। इतना आपको क्लियर है? कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बताइए, फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। लिखिए जी, भारत के अंदर संसदीय समितियां, संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटीज। सबसे पहला लिखिए, इनको हम क्या कहते हैं, क्या संज्ञा हमने इसको दी है,
लघु संसद, लघु संसद। आर्टिकल लिखिए, किस आर्टिकल के अंडर ये आती है? आर्टिकल 105 और आर्टिकल 118। ठीक है, देखिए संसद के अंदर जो हमारे एमपी जाते हैं लोकसभा से चुन के, वो अंगूठा छाप भी हो सकते हैं, वो 5वीं पास भी हो सकते हैं, वो 10वीं पास भी हो सकते हैं, या वो निरी अनपढ़ भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत के अंदर अब भारत की सरकार ने सरपंच पद के लिए भी योग्यता निर्धारित कर दी जी, 8वीं हो महिला है तो, 10वीं हो पुरुष हो तो। लेकिन एमपी बनने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता भारत में अब तक विद्यमान नहीं है। लेकिन संसद के अंदर जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है वो अपने आप में बहुत ही सूक्ष्म और टेक्निकल प्रोसेस है, समझ गए? हर सदस्य को उसके बारे में नॉलेज नहीं होती, इसीलिए संसद के अंदर जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है वास्तव में इन रियलिटी पर्दे के पीछे वो सारा काम जो है ये संसदीय समितियां संभालती हैं। ठीक है, ना कि हमारे माननीय सदस्य। ठीक है, तो ये संसदीय समितियां जो है ये संसद की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, सारा काम यही संसदीय समितियां संभालती हैं। हकीकत में संसद के 70 चलते हैं जिस साल में 3 बार। ठीक है, कौन कौन से बताना जरा? शीतकालीन सत्र, पहले कौन सा आएगा? बजट सत्र। दूसरे पे और तीसरे पे, हाँ याद तो हो गए चलो तुम्हारे। तो 3 सत्र चलते हैं, लेकिन जी काम पूरा साल चलता है। ठीक है, तो पूरा साल जो काम होता है वो संसदीय समितियां करती है। सत्र तो 2-2, 3-3 महीने में लग के खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो संसदीय समितियां पूरे संसदीय शासन प्रणाली की भारत में रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, बैकबोन है एक किस्म से। कानून निर्माण की प्रक्रिया यही संसदीय समितियां देखती हैं। ठीक है, तो उन्हीं संसदीय समितियों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए, संसदीय समितियों को हम लघु संसद भी कहते हैं। ठीक, और ये संसदीय समितियां क्या करती हैं? कानून निर्माण की प्रक्रिया के अंदर पूरा भाग लेती हैं। ठीक है, अब समिति क्या होती है? एक ग्रुप होता है, ठीक है, कुछ फिक्स मेंबर का, और उनकी एक फिक्स ड्यूटी होती है। जैसे मान लो मैं क्लास में इतने बच्चे आप बैठे हो, मैं आपको 5-5 बच्चों का ग्रुप बना के ड्यूटी दे दूं कि आप जी ये करोगे, आप ये करोगे और आप ये करोगे। ठीक है, तो आप उस काम को क्या करोगे? उस काम के आप क्या हो जाओगे? स्पेशलिस्ट, और फिक्स काम हो जाएगा आपका। ऐसे ही पूरी संसद के अंदर समितियां होती हैं, है ना? इनके जो क्या है फिक्स मेंबर होते हैं, इनका एक फिक्स कार्यकाल होता है और इनका एक फिक्स काम होता है। ठीक है, कि ये समिति ये करेगी, ये समिति ये करेगी। तो समितियां संसद के काम को सुचारू रूप से चलाने का एक माध्यम है, पहली बात। दूसरा लिखिए, संसदीय समितियां भारत में कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण, संसदीय समितियां भारत में कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण करने का एक विधायी तरीका है। कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण करने का एक विधायी तरीका है। लोगों ने देखिए जी, कार्यपालिका माने जब भी मैं बोलूं तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए पीएम, और पीएम की कैबिनेट, और राष्ट्रपति जी को भी हम ऐड कर लेंगे, चाहे नाम मात्र के, लेकिन है तो कार्यपालिका। तब मैं आपके सामने बोलूं विधान पालिका या विधायी या फिर लेजिस्लेटिव, तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए संसद के दोनों सदन। ठीक है, तो सरकार जो है वो उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, और लोकसभा राज्यसभा क्या है? विधान पालिका। समझ गए? तो कार्यपालिका क्या है? सरकार। तो कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण करने का, कंट्रोल करने का ये संसदीय समितियां एक तरीका है, हथियार है, और इसको हम क्या बोलेंगे? विधायी नियंत्रण कार्यपालिका के ऊपर। समझ गए? ये समितियां सरकार को बार बार में चेक करती हैं, उनके ऊपर निगरानी रखती हैं, आवाज उठाती हैं, बिलों का क्या करती हैं? विश्लेषण करती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? 360 डिग्री स्टडी। इतना आप समझ गए? अब लिखिए फटाफट से सारा फैक्चुअल डेटा समितियों के बारे में, लिखो फटाफट। हाँ जी, सारी बातें करेंगे बिल्कुल। संसदीय समितियों का अध्यक्ष होता है एक सदस्य जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, और इसको चुनता है, अगर लोकसभा की समिति है तो लोकसभा का अध्यक्ष, अगर राज्यसभा की समिति है तो राज्यसभा का सभापति। ठीक है, लिखिए भारत के अंदर जो समितियां हैं
जो संसदीय समितियां हैं ये दो प्रकार की हैं। पहला स्थायी या परमानेंट और दूसरा अस्थायी। ठीक है, फटाफट से लिखिए जल्दी जल्दी। समितियां अपने पास दो प्रकार की हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी परमानेंट कमेटी वो है जो पूरा साल काम करती हैं और कभी भंग नहीं होती, फिक्स इनका काम होता है। अस्थायी समिति वो होती है जो संसद के अंदर किसी एक खास विशेष मुद्दे पे बनाई जाए। ठीक है, उसको बोलेंगे अस्थायी समिति। ठीक है, ये फिक्स नहीं होती, जब इनका काम पूरा हो जाता है, इनकी जांच पूरी हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, भंग। और अस्थायी समितियां समय समय पर बनती रहती है। ठीक है, जैसे एक आपने बहुत ही फेमस कमेटी का नाम सुना होगा, जेपीसी। सुना है, न्यूज में कितना रहता है जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, जैसे पीछे अडानी वाला मुद्दा हुआ था, साल आपका 2025 के स्टार्टिंग की बात है ये, तो कांग्रेस ने तो क्या है वो सदन के अंदर जो कार्रवाई में भाग लेने से मना कर दिया और ये कहा कि हम तो जेपीसी गठन करके मानेंगे, जेपीसी गठन करके मानेंगे। तो क्या है ये जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये किसी एक खास विशेष मुद्दे की गहन जांच के लिए बनाई जाती है। ठीक है, और जेपीसी एक किस्म से सरकार के गले में फंदा होता है। ठीक है, समझ गए। तो अगर जेपीसी किसी मामले के ऊपर बैठती है तो फिर उस मामले की सारी परतें खुलने लगती है। ठीक है, बहुत ज्यादा पारदर्शिता इसके अंदर बढ़ती जाती है। ठीक है, जेपीसी जो है आपका, एक तो जेपीसी हो गई। ठीक है, और किसी भी मुद्दे पर समय समय में उस मुद्दे के नाम से अलग अलग स्थायी समितियां बनती रहती। ठीक है, अब हम बात करेंगे सारी स्थायी समितियों के बारे में। तो हेडिंग डालिए, सबसे पहले लिखिए पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। लोक लेखा समिति, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं पीएसी। इंग्लिश में भी नाम याद रख लो, पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति। फटाफट से लिखिए, इसके अंदर होते हैं 22 सदस्य, 15 + 7, 15 जी लोकसभा से। एक बात कॉमन सेंस की अगर आप में है तो, राज्यसभा के अंदर कम सदस्य हैं, 250 के आसपास, तो ये बात अंडरस्टैंड है। ठीक है, ऑब्वियस है कि कम मेंबर आपके यहां से ही मिलेंगे। ठीक है, कम मेंबर जो देखोगे आप बांट के तो राज्यसभा से ही मिलेंगे, समझ रहे हो। तो 22 सदस्य हैं, 15 + 7, लोक लेखा समिति इसका नाम है। और भारतीय संसदीय इतिहास की सबसे पुरानी समिति ये है। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट कमेटी इन इंडिया। ठीक है, सबसे पुरानी समिति है लोक लेखा समिति भारतीय संसदीय इतिहास की। 1919 के अंदर क्या होता है, 1919 के अंदर एक भारत शासन अधिनियम पारित होता है। फटाफट से उसका मेरे को नाम बता दो तुम। 1 महीना मैंने इन्हीं एक्ट के ऊपर लगाया है, मार्ली मिंटो या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। हाँ ठीक है, 1919 के अंदर एक मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है जिसको हम बोलेंगे भारत शासन अधिनियम। उसके तहत इस समिति का गठन हुआ था 1921 में। ठीक है, लिखिए फटाफट। 1921 में आपका पीएसी का गठन हुआ था। ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, इसलिए सबसे पुरानी समिति। ठीक है, और कहीं ना कहीं समितियां बनाने का जो एक प्रारंभ है, जो शुरुआत है, वो हम भारत में 1919 के एक्ट से ही देखते हैं या मानते हैं। ठीक है, लिखिए 1 वर्ष का कार्यकाल होता है इन समितियों का। हर साल इन समितियों के अंदर जो क्या है वो नए नए सदस्य आते हैं जी। एक इनका अध्यक्ष होता है, बाकी सदस्य होते हैं। और 1967 के बाद यह प्रावधान बना
कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, वह अनिवार्य रूप से विपक्ष का नेता होगा, ठीक है, या विपक्ष का सदस्य होगा। समझ गए आप? 1967 से जो हमारी ये आपका पीएसी है, लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसका जो अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का सदस्य होगा, ठीक है, हाँ जी, विपक्ष का सदस्य होगा। दूसरी समिति लिखिए फटाफट से, एस्टिमेट कमेटी या प्राकलन समिति। लोक लेखा समिति का जो हमारा काम है वो एक आपने कैग सुना होगा ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, हाँ जी, उसी का ही कान पकड़ती है ये, ठीक है। जो हमारा कैग है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कैग की रिपोर्ट की जांच करना इस लोक लेखा समिति का सबसे बड़ा कार्य है। अनगिनत बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम के अंदर कि बताइए उस समिति का नाम जो कैग की रिपोर्ट की जांच करती, तो वो है लोक लेखा समिति, ठीक है। नोट कर रहे हो ना साथ साथ, ये टेक्निकल टर्म है, क्लास खत्म होते ही तुम्हारे ऊपर से जो क्या है वो चली जाएंगी चीजें, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो अभी हम बात करेंगे लोक लेखा समिति के बाद हमारी दूसरी कमेटी प्राकलन समिति के बारे में, एस्टिमेट कमेटी के बारे में। प्राकलन समिति या एस्टिमेट कमेटी, देखिए जब हम कोई भी चीज प्लान करते, ठीक है, तो हम क्या पहले अनुमान लगाते हैं कि इतने बजट में हमारा काम चलेगा नहीं चलेगा, लगाते हैं ना अनुमान। हम हर कोई एस्टिमेट करते हैं, भी लड़कियां हैं वो शॉपिंग के मामले में कर लेती हैं, लड़कियां हैं वो थोड़ा बाहर घूमने फिरने जाने के मामले में एस्टिमेट बनाती हैं, तो एस्टिमेट बनाना जरूरी है ना, बिना एस्टिमेट बना के आप चलोगे तो आपका बजट बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ये प्राकलन समिति का यही काम है, क्या, एस्टिमेट बनाना, अनुमान लगाना कि कितना खर्चा हो सकता है और कितने की सरकार को जरूरत है, कहीं सरकार फालतू खर्चा तो नहीं कर रही, ठीक है, समझ गए। कल ही न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि एक रिसर्च स्कॉलर ने जो कि पीएचडी कर रहा था, है ना, कैंसर के ऊपर अनुसंधान के नाम से 10 लाख रुपए का फंड वो खा गया सरकार का, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, तो जब एक आदमी ऐसा कर सकता है तो वो तो देश की लोकसभा है, और जहां पे तो क्या कई माल खाने वाले बंदे जाते हैं। तो इसीलिए प्राकलन समिति का सबसे बड़ा काम क्या है, जो वित्तीय अनुमान है, जो सरकार के खर्चे हैं उनके संबंध में क्या है, वो कम खर्च करने की अनुशंसा देना, या जो क्या है अनुमान लगाने को कहना, या मितव्ययिता बरतना। मितव्ययिता का मतलब होता है खर्च को कम से कम करना, केवल जरूरत की चीजों पर ही, ठीक है, खर्च करना। तो इस प्राकलन समिति का काम यही है, क्या, जो संसद के अंदर जितने भी खर्चे हो रहे हैं उनको जो क्या है वो उनका अनुमान लगाना या एस्टिमेट करना, या खर्चों का हिसाब रखना, निगरानी रखना, जो भी आपको हो, या संसद को मितव्ययिता बरतने के लिए संदेश देना, ये इस प्राकलन समिति का काम है। आगे लिखिए, सबसे बड़ी समिति है ये, ठीक है, सबसे बड़ी समिति है, इसके अंदर 30 सदस्य हैं टोटल, और सारे के सारे लोकसभा के सदस्य, ठीक है, राज्यसभा का इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। अभी आप कहोगे मैडम क्यों नहीं है राज्यसभा का, क्योंकि मैंने कल बताया था आपको जहां पे पैसों का लेन देन हो वो टोटल लोकसभा के अंडर होता है, राज्यसभा का पैसों के मामले में लेन देन में ज्यादा उसका जो क्या रोल है नहीं, क्योंकि पैसा किसका है, जनता का, और जनता का सदन कौन सा है, हाँ जी, सिर्फ इसी वजह से जो क्या है वो हमारी ये जो एस्टिमेट कमेटी है, जो हमारी प्राकलन समिति है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से ही सदस्य आते, ठीक है, हाँ जी, हाँ सॉरी, लोकसभा से, समझ गए ना आप, हाँ समझ आया करो बस, ठीक है। तो प्राकलन समिति के बारे में लिखिए, ये बजट अनुमानों की जांच करती है, बजट अनुमानों की जांच ये समिति करती है, ठीक है। उसके बाद लिखिए आज की तीसरी समिति सार्वजनिक उपक्रम समिति, हाँ जी, सबका 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम, ये टॉपिक बहुत जरूरी है, जो भी बच्चे क्लास में लेट आए हैं मेक श्योर जो बच्चे पहले आए थे उनसे लेके नोट्स बना लें, ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम समिति
ये तीसरी समिति है, ठीक है। और ये जो समिति है हमारी सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसके अंदर टोटल जो हमारे मेंबर होते हैं वो 22, 15 + 7 होते हैं जी, ठीक है। और ये काम क्या करती है समिति? जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम होते हैं सरकार के, देखिए 2 तरीके के हमारे पास उपक्रम होते हैं, एक सार्वजनिक और एक निजी। सार्वजनिक मतलब नहीं, सब में होते हैं पक्ष और विपक्ष के। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया, डीप क्वेश्चन है। देखो मेरी बात सुनो, आप जितनी भी समितियां मैं आपको करवा रही हूँ इनके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ सरकार के सदस्य हो, ठीक है, बल्कि भारत की संसद में जितने जितने अनुपात में जिन जिन पार्टियों को सीटें मिलती हैं उन सब के सदस्यों को हर समिति के अंदर ऐड करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बीजेपी की सरकार है तो सारे बीजेपी के मेंबर समितियों में भर लिए गई, नहीं। अगर 5 सीटें भी आपके पास हैं लोकसभा में तो आपको अपने 5 सीटों के अनुपात के हिसाब से आपको समितियों का सदस्य बनाएंगे, समझ गए। सारी ही पार्टियों के सदस्य होते हैं इन सारी समितियों में, क्योंकि इन समितियों का जो चुनाव होता है, ठीक है, वो हमारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। लिखो अब ये बात भी, अब तुमने पूछ ली तो लिखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुनाव होता है, ठीक है। हाँ जी, आज के लिए इतना ही। कल जो क्या है हम दोबारा से इन समितियों के बचे हुए फैक्ट को कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जल्दी आ जाया करो, ठीक है जी। मैं इतनी दूर से आती हूँ और तुम पास से भी ध्यान, ठीक है जी।